हाँ जी, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से कैसे ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर, आपने कंप्लीट कर लिया था वेव्स का चैप्टर। आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नाम है साउंड, ध्वनि। हाँ जी, नया चैप्टर पढ़ रहे हैं आज और नए चैप्टर का नाम है साउंड। तो एक बार बताइए, सोचिए, साउंड क्या होता है, ध्वनि क्या होती है। हाँ जी, ध्वनि क्या होती है, ध्वनि किस प्रकार से उत्पन्न होती है, ध्वनि का काम कहाँ पे होता है, उसका यूज क्या होता है, क्या हमारे लिए वो यूजफुल है या नहीं है, ऐसा सारा आपको देखना है। एक बार इसका हल्का सा बायोडाटा देख लेते हैं, फिर चलेंगे आगे। इसकी कुंडली के बारे में जान लेते हैं। हाँ जी, आप कह सकते हो ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या सही बात है? हम पढ़ रहे हैं प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा है, विद्युत धारा है, आप वहाँ पे भी ऊर्जा पढ़ोगे। आपने बोला ध्वनि भी ऊर्जा है। तरंगे क्या है, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण में काम में आती है। तो उसी प्रकार उसी सीरीज में आपने लिख लिया ध्वनि भी क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। हाँ जी, अब ये तो देख लिया, लेकिन ये क्या है, तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में संचरित होती है। हाँ जी, ध्वनि क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो किस रूप में संचरित होती है, तरंगों के रूप में संचरित होती है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, तरंगे क्या होती है। क्लियर है? तरंगे आपने देखा है दो प्रकार की होती है, यांत्रिक और वैद्युतचुंबकीय तरंगे। तरंगे होती क्या है, ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तरंगों के द्वारा किया जाता है। किस रूप में किया जाता है? तरंगों के रूप में किया जाता है। इतना सा था, आपने पढ़ा भी था लास्ट क्लास में तरंगे क्या होती है। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं ध्वनि एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। और यह ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो क्या है, तरंगों के रूप में संचरित होती है। यानी कि जब ध्वनि फ्लो करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो किस रूप में जाती है? तरंगों के रूप में जाती है। तरंगे यानी कि आपको पढ़ा है कंपन करता हुआ कण, तरंग दैर्ध्य भी होती है और आवृत्ति भी होती है। पढ़ाया था मैंने आपको लास्ट क्लास में कि तरंगे में ये, या तो ऐसा बोल दो कोई कंपन करता हुआ कण है, कंपन कर रहा है, यानी कि तरंगे भी उसी फॉर्म में ही होती है। तरंगे भी ऐसे ही चलती है, कंपन करता हुआ कण भी इसी सीरीज में है। क्लियर? तो आप कह सकते हो उनकी जो तरंग दैर्ध्य थी, इनकी भी पॉसिबल है, हो सकती है। तो हेडिंग डाली है आपने ध्वनि, और लिख लीजिए ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों के रूप में, यानी कि तरंग तो है एक प्रकार से ध्वनि। अब कैसी तरंग है? यांत्रिक है, वैद्युतचुंबकीय है, यांत्रिक में भी अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य है, वो देखना है। ध्वनि क्या है? एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसी है? यह एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। यांत्रिक का अर्थ क्या होता है बताइए? यांत्रिक का अर्थ यानी कि इनको माध्यम की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या ये निर्वात में चल सकती है? ना जी ना, निर्वात में नहीं चल सकते हैं हम। तो आप क्या कहोगे? ध्वनि एक यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये निर्वात में नहीं चल सकती। माध्यम कौन सा माध्यम होना चाहिए? माध्यम अपने पास फिक्स है, बार बार पढ़ते आ रहे हैं हम, ठोस, द्रव और गैस। क्लियर रहेगा सबके? एक बार फिर से देखो जो आपके सामने लिखा है, रिवाइज करते हैं। हाँ जी, ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो तरंगों के रूप में संचरित होती है। तरंगों के रूप में यानी कि ध्वनि तरंग तो है ही है। अब ध्वनि कैसी तरंग है? चैप्टर का नाम ऐसा भी बनता है, ध्वनि तरंग, ऐसा भी आप लिख सकते हो, या फिर तरंगों के चैप्टर में ध्वनि को भी पढ़ सकते हो। एक ही बात है, ये सबके पढ़ने का अलग अलग तरीका होता है, पढ़ाने का तरीका। हाँ जी, तो ये कैसी तरंगे हैं? यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे क्या होती है? जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी कि ध्वनि को भी क्या है, माध्यम की आवश्यकता जरूर होती है। और कौन कौन से माध्यम की? ठोस, द्रव और गैस की आवश्यकता होती है। और जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है वो निर्वात में नहीं संचरित हो सकती, नहीं चल सकती। ठीक है जी, ये था। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए ध्वनि प्रोड्यूस कैसे होती है, ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, तो बताइए। कणों के कंपन करने से। कोई भी सतह है, उनके कणों के
कंपन से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। कणों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। एक बार फिर से समझते हैं इसको। हाँ जी, अगर आपसे पूछ लिया जाए, अगर आपको बता दिया जाए ध्वनि किस प्रकार उत्पन्न होती है, तो क्या कहोगे? ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है? कणों के कंपन से होती है। जैसे कि ये कोई सतह है, ठीक है, यहाँ पे मैं जोर से अगर मारता हूँ, अगर इसको चोट पहुँचाता हूँ, तो मैंने यहाँ पर बल लगाया है। बल लगाने से क्या है, यहाँ पे जितने भी पार्टिकल्स थे इस पदार्थ के, ये पदार्थ मान लिया जाए बोर्ड को, तो इस पदार्थ के जितने कण थे उन कणों में क्या हुआ है, वाइब्रेशन हुआ है। तो कोई वाइब्रेट करती हुई बॉडी है, उसमें क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, तो आप क्या कह सकते हो, वाइब्रेटिंग बॉडी है या फिर कंपन करते हुए कोई भी कण है, कोई भी वस्तु है, कोई भी सतह है, उसके कण जब कंपन करेंगे तो ही क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये ध्वनि कहाँ से आती है, ये वोकल सोर्स होते हैं, वाक तंतु होते हैं आपके गले में लगे हुए। जब वो कंपन करते हैं तो क्या होता है, ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है। क्लियर रहेगा सबके? ठीक है जी, एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। जो सामने आपके डेटा लिखा हुआ है उसको लिख लो। अपन पढ़ेंगे एक बार फिर से, ध्वनि तरंगे क्या होती है, किस प्रकार से संचरित होती है, समझने में भी हमारे कोई कमी नहीं रहेगी। लिख लिया सबने? हाँ जी, चलते हैं आगे। ध्वनि तरंगे किस प्रकार से उत्पन्न होती है, कणों के कंपन करने से। यानी कि किसी सतह पर अगर चोट मारी जाती है, अगर किसी सतह पर चोट मारी जाती है तो वहां के कण कंपन करते हैं। कंपन करने से क्या होते हैं, ध्वनि उत्पन्न होती है। अगर मैं भी बोल रहा हूं तो गले में आपके वाक तंतु लगे हुए हैं, उनके कंपन करने से क्या है, ध्वनि उत्पन्न होती है। क्लियर है इतना सा? चलें आगे। ये ध्वनि के बारे में हल्का सा डेटा था जो आपने लिखा है। ध्वनि तरंगे होती है, तरंगों के रूप में संचरित होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। तो ठीक है जी, किस प्रकार की तरंग है, यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक में भी कौन सी, अनुदैर्ध्य तरंगे। क्या इनको माध्यम की जरूरत होती है? बिल्कुल होती है जी। कौन सा माध्यम, ठोस द्रव गैस कोई सा भी हो सकता है, तीनों की जरूरत होती है। निर्वात में चल सकती है, नहीं चल सकती। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, कणों के कंपन करने से उत्पन्न होती है। क्लियर रहेगा? आई थिंक यहाँ तक आपको सारी चीज़ें याद हो गई होगी। अपन चलते हैं नेक्स्ट आगे। अब ध्वनि तरंगे कितने प्रकार की होती है, ठीक है। तरंगे हैं, तरंगे किस फॉर्म में होती है आपको पता है, इस तरीके से चलती है तरंगे, ठीक है। इस तरीके से तरंगे चल रही है तो आपको पता है इनकी तरंग दैर्ध्य भी होती है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है, ठीक है। इनकी फ्रीक्वेंसी भी होती है और इनकी तरंग दैर्ध्य भी होती है। तो फ्रीक्वेंसी के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर रहेगा? एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। फ्रीक्वेंसी के आधार पर, यानी कि आवृत्ति के आधार पर, ठीक है। आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। तो हेडिंग डाल लेते हैं, यहां पे लिख लिया अपन ने ध्वनि, ठीक है, ध्वनि तरंगे। और आवृत्ति के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है जी। 3 भाग कौन कौन से हैं बताइए, अगर आपको पता है तो इमेज बना लीजिए अपने माइंड में। ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, लिख लेते हैं यहाँ पे। आवृत्ति के आधार पर, आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है। क्लियर रहेगा सबके? आवृत्ति के आधार पर ध्वनि तरंगों को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है जी। 3 भाग कौन कौन से हैं, अब हम वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है अवश्रव्य तरंगे, अवश्रव्य तरंगे। फिर आती है श्रव्य तरंगे, यानी कि ऑडिबल साउंड, ऑडिबल तरंगे।
और एक आती है आपकी थर्ड पराश्रव्य। ठीक है, तरंगों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अवश्रव्य, श्रव्य और पराश्रव्य। सबसे पहले चलते हैं अवश्रव्य तरंगे क्या होती है। हाँ जी, इनको डिवाइड किस अकॉर्डिंग किया गया है, फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग किया गया, आवृत्ति के आधार पर। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है वो क्या होती है, अवश्रव्य तरंगे। अवश्रव्य तरंगे वो होती है जिनको मानव नहीं सुन सकता, जिनको मानव सुन नहीं सकता, वो कौन सी होती है, वो कौन सी होती है, अवश्रव्य तरंगे होती है। और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20 हर्ट्ज होती है। श्रव्य तरंगे कौन सी होती है, जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती है, वो कौन सी होती है, श्रव्य तरंगे हैं। और इनको मानव सुन सकता है। ठीक है जी, इनको मानव सुन सकता है। नेक्स्ट होती है पराश्रव्य तरंगे। पराश्रव्य तरंगे हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा से अधिक। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होती है। इनको भी मानव नहीं सुन सकता क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। ठीक है, ठीक है जी। इनको कुछ विशेष प्रकार के जीव जंतु होंगे वो उनको सुन सकते हैं। तो देखिए, ध्वनि तरंगे आवृत्ति के आधार पर 3 भागों में बांटी गई है। एक है अवश्रव्य, सेकंड श्रव्य, थर्ड पराश्रव्य। अवश्रव्य क्या होती है, जिनको मानव सुन नहीं सकता। क्यों, क्योंकि जो सुनने के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इनकी होती है 20 हर्ट्ज से कम। श्रव्य की होती है 20 से 20,000 के बीच में, पराश्रव्य की होती है 20,000 से ज़्यादा की। तो ये आपके होगी कि इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, किसको मानव सुन सकता है, किसको नहीं सुन सकता। ठीक है जी, इतना सा नोट कर लो। फिर आगे चलते हैं एक बार और कि अवश्रव्य तरंगे होती क्या है, कहाँ से उत्पन्न होती है। अगर इनको नहीं सुन सकते तो कौन कौन से मानव या कौन कौन से जीव जंतु इनको सुन सकते हैं। देखो, इनको मानव नहीं सुन सकते तो उनको सुन सकता है हाथी, व्हेल मछली होती है, जैसे वो सुन सकती है इसको। ठीक है, जैसे अगर आपने सुना होगा गेंडा होता है, वो भी इसको सुन सकता है। इनको ये विशेष प्रकार के सुन सकते हैं। इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है, तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है, इनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है। और आपको पता है जिनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है उनकी आवृत्ति क्या होती है, उनकी आवृत्ति कम होती है। और ये तो हमको यहीं पे पता लग गया था, 20 हर्ट्ज क्या इन सब में कमी होती है। इनकी तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होती है और आवृत्ति क्या होती है, कम होती है। इनको उत्पन्न कहाँ से किया जाता है, ठीक है, इनको उत्पन्न किया जाता है बड़े स्रोत। उत्पन्न कहाँ से किया जाता है, बड़े स्रोतों से या फिर बड़े स्रोत द्वारा इन्हें उत्पन्न किया जाता है, उत्पन्न कर सकते हैं या फिर किया जाता है, ऐसा। ठीक है, हाँ जी। एक बार देखिए, आपके सामने है बड़े स्रोत के द्वारा इन्हें उत्पन्न किया जाता है। बड़े स्रोत भी कैसे होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि हम कह सकते हैं भूकंप। भूकंप क्या है, बड़ा स्रोत है या छोटा स्रोत है, ठीक है। ज्वालामुखी, ये भी क्या है, अपने आप में एक बड़ा स्रोत है, ठीक है। तो आपके अवश्रव्य तरंगे होती हैं, इनको बड़े स्रोतों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। और बड़े स्रोत भी कौन से होने चाहिए, ज्वालामुखी है, आप बोल दो भूस्खलन यानी कि भूकंप बोल दो एक तरीके से, या फिर उल्कापिंड होते हैं, उल्कापिंड द्वारा भी इन्हें उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। तो एक बार फिर से, हाथी, व्हेल, गेंडा होता है, वो इनको सुन सकते हैं। तरंग दैर्ध्य इनकी ज़्यादा होती है, आवृत्ति इनकी कम होती है, बड़े स्रोतों द्वारा इन्हें उत्पन्न किया जाता है। बड़े स्रोत जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, उल्कापिंड होते हैं। ये है श्रव्य तरंगे, जिनको मानव सुन सकता है। तो इनके बारे में तो सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, हम सब लोग सुन सकते हैं, वो सारी क्या है, श्रव्य है। नेक्स्ट आ जाता है पराश्रव्य पर, इन्हें मानव नहीं सुन सकता। तो इन्हें कौन सुन सकता है, इनको सुन सकता है कुत्ता है, ठीक है। मछली में जैसे डॉल्फिन मछली होती है, वो इसको सुन सकती है। डॉल्फिन के अलावा और क्या होता है, बंदर होता है, बंदर इसको सुन सकता है। और कौन से हैं, चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ भी इसको सुन सकते हैं। ऐसा भी आप कह सकते हो, ये सारे जीवधारी इनको सुन सकते हैं। इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाँ जी, तरंग दैर्ध्य इनकी बताइए क्या होती है, फ्रीक्वेंसी भी लिखेंगे, तरंग दैर्ध्य। इनकी तरंग दैर्ध्य अधिक होती है तो इनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है,
कम होती है। और इनकी आवृत्ति कैसी होगी बताइए? इनकी आवृत्ति तो हमको बताइए, यहाँ पर लिखी है ना 20,000 हर्ट्ज से अधिक की होती है, यानी कि इन तीनों की तुलना में तो आवृत्ति ज़्यादा ही होती है, और तरंग दैर्ध्य भी क्या होती है इनकी? कम होती है इन तीनों की तुलना में। क्लियर है सबके? याद रहेगा सबको? देखो इंपॉर्टेंट है डाटा, कई बार पूछा जा सकता है तरंग दैर्ध्य किसकी ज़्यादा होती है, आवृत्ति किसकी ज़्यादा होती है, कम होती है। ठीक है, लिख लो एक बार इतना सा, तरंग दैर्ध्य इनकी ज़्यादा होती है, इनकी कम होती है। अब जो पराश्रव्य तरंगें होती हैं, इनको क्या है, पतले पुंज के द्वारा दूर तक भेजा जा सकता है। पतले पुंज रूप में दूर तक भेजा जा सकता है, दूर भेजा जा सकता है। ठीक है, दूर तक भेजा जा सकता है पराश्रव्य तरंगों की। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं, इसका यूज कहाँ पर किया जाता है पराश्रव्य तरंगों का? इनका यूज किया जाता है, जैसे कि एक चमगादड़ होता है। ठीक है, ये चमगादड़ जब नाइट में उड़ता है तो इसको दिखाई तो देता है नहीं, फिर भी ये एकदम एक ही ओर उड़ता है, फिक्स उड़ता है। किस प्रकार से? जैसे ही ये उड़ता है तो उसकी जो तरंगे हैं वो सतह से टकराती है, सामने दीवार है उस सतह से टकराती है, दीवार से टकराने के बाद जब वो वापस आती है तो उसको पता लग जाता है इतनी सी दूर पर दीवार है, इतनी दूर पर दीवार है, फिर वो उस अकॉर्डिंग अपने डिस्टेंस मेंटेन कर लेता है कि अब मेरे को कितना आगे जाना है, कितना वहीं तक रहना है, वो सारा। तो पतले पुंज के रूप में भी इनको भेजा जा सकता है। अब इनका उपयोग और कहाँ कहाँ पर किया जाता है? देखिए, एक किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में, समुद्र गहराई मापने में। ठीक है, एक किया जाता है सोनार उपकरणों में। ठीक है, सोनार उपकरण में, सोनार उपकरण में किया जाता है, जैसे कि कोई भी पनडुब्बी वगैरह होती है, पनडुब्बी यानी कि जो पानी के अंदर एक तरीके से सेना का काम करती है, जो नौवहन होती है, तो पनडुब्बी में सोनार उपकरण होता है, वहाँ पर इसका यूज किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में इसका यूज किया जाता है। स्वचालित दरवाजे होते हैं, वहाँ पे भी इसका यूज किया जाता है। स्वचालित ऑटोमेटेड होते हैं, स्वचालित दरवाजों में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कहाँ पे किया जाता है? मशीनें होती है, बड़ी मशीनों की सफाई में भी इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बड़ी होती है अपने आप में। पराश्रव्य तरंगें क्या होती है? ज़्यादा होती है। तो आपने क्या क्या लिखा है? पतले पुंज से इनको दूर भेजा जा सकता है, समुद्र की गहराई मापने में, सोनार उपकरण में इसका यूज किया जाता है, स्वचालित दरवाजों में इसका यूज किया जाता है, मशीनों की सफाई में इसका यूज किया जाता है। एक होता है आपके ECG वगैरह। ठीक है, ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, और आप बोल दो सोनोग्राफी वगैरह होती है, सोनोग्राफी में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, सोनोग्राफी जितने टाइप की होती है वहाँ पर आप कह सकते हो इसका यूज किया जाता है। ECG सोनोग्राफी में इसका यूज किया जाता है। तो ये क्या हो गए? पराश्रव्य तरंगों के यूज हो गए, ये कहाँ कहाँ पे मल्टीपल काम आती है। तो लिख लो एक बार जो सामने आपके डेटा लिखा हुआ है ध्वनि तरंगों के बारे में। हाँ जी, लिख लिया सबने? ध्वनि तरंगें कितने प्रकार की, किस आधार पर, वो सारा आपने देखा है। विशेषतः आप ऐसा कह सकते हो कि वैसे तो क्या है, हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की ध्वनि सुन सकते हैं, लेकिन जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, 5 साल से छोटे बच्चे, वो क्या है, 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि भी क्या है, सुन सकते हैं, की ध्वनि सुन सकते हैं। ये सिर्फ छोटे बच्चों के केस में होता है, अपन नहीं सुन सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी कह सकते हो 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं वो 25,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि भी क्या है, सुन सकते हैं। नोट कर लो एक बार ये सारा डेटा, फिर साफ करते हैं, चलते हैं आगे, ध्वनि के बारे में और पढ़ेंगे। हाँ जी, साफ करते हैं।
उम्मीद करता हूँ, मैं आशा है मेरे को जो हम पढ़ रहे हैं वो सबके बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को फिर भी किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने पहले भी कई क्लासों में अपने व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, ठीक है। मेरे नंबर हैं 7568850393, ठीक है। इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पंकज राजपुरोहित, ठीक है, नाम मेरा पंकज राजपुरोहित। और जो आपके बेच है वहाँ पर भी आपको नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो नंबर है 7568850393, आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर भी आपको किसी प्रकार की किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आती है या फिर आप एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो मेरे को व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपके क्वेश्चन का जवाब जरूर दूंगा, आंसर जरूर दूंगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट, ध्वनि की चाल। ये तो हमने देखा ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, यानी कि ठोस द्रव गैस की जरूरत होती है। अब कहाँ पर ये ज़्यादा होती है, कहाँ पर कम होती है, वो देखना है। तो ध्वनि की चाल हमको पढ़नी है। हाँ जी, ध्वनि की चाल ज़्यादा किस में होती है, कम किस में होती है, या फिर सबसे कम किस में होती है, ऐसा आपको देखना है। तो पहले देखते हैं, ध्वनि को माध्यम की जरूरत होती है संचरण के लिए। माध्यम यानी कि ठोस, द्रव और गैस, कह सकते हो ऐसा, ठीक है जी। माध्यम की आवश्यकता होनी यानी कि ठोस, द्रव, गैस की आवश्यकता होती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है ठोस में और सबसे कम होती है गैस में। ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ठोस में, और सबसे कम किस में होती है, गैस में। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि एक कोई सतह है, जब उसको मारा जाता है, उस पर ठोस पहुंचाई जाती है तो उसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, ठीक है। यह ठोस सतह है, यहाँ पर मैं मार रहा हूँ तो आपको आवाज़ आ रही होगी इसकी, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी गैसें हैं, अब मैं गैसों को मैं मार रहा हूँ, उनके अणुओं को मैं मार रहा हूँ, उनको पीट रहा हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ नहीं आ रही, ठीक है। फिर भी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि गैसों के अणु दूर दूर होते हैं। इनके क्या होते हैं, अणु दूर दूर होते हैं। जो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस होता है वो गैसों में ज़्यादा होता है और इनमें अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, ठीक है। अणु पास पास होते हैं, इसलिए ठोसों में ध्वनि की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है। गैसों में ध्वनि की चाल कम होती है क्योंकि अणु दूर दूर होते हैं। और द्रव के केस में क्या होती है, इन दोनों के मिड में रहती है, इन दोनों के मिड में चलती है कि ध्वनि की चाल कितनी होने वाली है। क्लियर है। तो ध्वनि की चाल माध्यम पर डिपेंड करती है, कौन सा माध्यम है, अगर ठोस है, द्रव है, गैस है। अगर ठोस माध्यम है तो ज़्यादा होगी, द्रव है तो थोड़ी कम होगी, और गैस है तो क्या है, सबसे कम किस में होती है, गैसों में ही होती है। क्लियर है, नोट कर लो एक बार इतना सा। लिख लिया सबने, चलते हैं आगे। अब एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ठोसों में ध्वनि की चाल कितनी होती है। जैसे कि अपन ले लेते हैं एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल कितनी होती है, 6420 मीटर पर सेकंड, यानी कि 1 सेकंड में इतने मीटर तक ध्वनि जा सकती है, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं द्रव का एग्जाम्पल, यानी कि जल के अंदर, और जल के अंदर कितना होता है, एवरेज वैल्यू होती है 1493 मीटर पर सेकंड। और एग्जाम्पल ले लेते हैं अगर हम गैस का, तो वायु ले लिया, और वायु में कितनी होती है 332 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ये पूछा जाता है मोस्टली, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है। कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल बताइए, वायु में ध्वनि की चाल बताइए, तो आप याद रख सकते हो इतनी होती है। और अगर हम गैसों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा देखें तो वो होती है हाइड्रोजन गैस में, वो होती है 1260 या 63 के लगभग होती है। तो मैं आपको एवरेज वैल्यू लिख देता हूँ 1263 मीटर पर सेकंड। आप एवरेज कर सकते हो, 1260-65 एवरेज वैल्यू है। तो गैसों में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है, हाइड्रोजन में होती है। हमारे वायु में कितनी होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है वायु में ध्वनि की चाल। हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल गैसों में सबसे ज़्यादा होती है 1263 मीटर पर सेकंड, ठीक है। एवरेज वैल्यू होती है, कई बार आप इसको पढ़ोगे तो 1260 मिल जाए कहीं पर आपको, फिर कहीं पढ़ोगे तो आपको 1269 भी मिल जाएगी। तो एवरेज वैल्यू आपको लेकर चलनी है, ठीक है। तो यह है ध्वनि की चाल किस में ज़्यादा होती है, किस में कम होती है। ध्वनि की चाल अगर एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही हो तो परिवर्तित होती है, उसकी चाल पर भी डिपेंड करता है। जैसे कि
एक कोई लोहे की रोड है, मैं उसको मारता हूँ तो क्या है, ध्वनि तो उत्पन्न होगी ही होगी। अब वो लोहा यानी कि ठोस था, वो ठोस से किस में आई है, ध्वनि की चाल गैस में आई है। ठीक है, ध्वनि की चाल अब ठोस से गैस में आई है, तो माध्यम चेंज हुआ है तो ध्वनि की चाल भी चेंज होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो, माध्यम परिवर्तित होने पर, माध्यम परिवर्तित होने पर ध्वनि चाल भी परिवर्तित होती है। ठीक है जी, ऐसा कह सकते हो, माध्यम परिवर्तित होने पर ध्वनि की चाल भी परिवर्तित होती है। ठीक है, अब ध्वनि की चाल डिपेंड किस किस पर करती है, ध्वनि की चाल कैसे निर्भर करती है, तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। वैसे तरंग दैर्ध्य पर भी डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पर भी डिपेंड करती है, ध्वनि की चाल किसके ज़्यादा होती है किसके कम होती है उस पर डिपेंड करती है कई गुना। ठीक है, तो आप लास्ट लाइन ये भी लिखिए, माध्यम परिवर्तित होने पर ध्वनि की चाल भी परिवर्तित होती है। माध्यम परिवर्तित होने पर ध्वनि की चाल भी परिवर्तित होती है। हाँ जी, साफ करते हैं इसको, चलते हैं आगे। अब आपने देखा है ध्वनि की चाल परिवर्तित होती है, ऐसा होता है वैसा होता है। तो ध्वनि की चाल किस किस केस में या फिर किसके कारण परिवर्तित हो सकती है, अब हम पढ़ेंगे ध्वनि की चाल को परिवर्तित या फिर बदलने वाले कारक के बारे में। ठीक है, ध्वनि की चाल किसके कारण बदलती है, ध्वनि की चाल में परिवर्तन। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपके ध्वनि की चाल में परिवर्तन। अब ये जो परिवर्तन होता है किन घटकों के कारण होता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी भौतिक राशियां हैं जिनके कारण ध्वनि की चाल में परिवर्तन होता है। या इस थ्योरी को आप ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हो, ध्वनि की चाल में भौतिक राशियों का प्रभाव। ध्वनि की चाल में भौतिक राशियों का प्रभाव, यानी कि कोई भौतिक राशि है वो किस प्रकार से प्रभावित करती है ध्वनि की चाल को। ठीक है, ये आपकी नेक्स्ट हेडिंग हो गई। अब हम इसमें पढ़ेंगे अलग अलग टॉपिक, जैसे कि कोई भौतिक राशि है उसमें किस प्रकार से प्रभावित करती है। भौतिक राशि भी पढ़ लो या फिर कोई दूसरा माध्यम हो वो भी हम इसमें पढ़ लेंगे, पढ़ के चलेंगे, ऐड करके ही चलेंगे। तो सबसे पहले भौतिक राशि तो नहीं है वो, लेकिन उसको पढ़ लेते हैं, कठोरता का प्रभाव। ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर भौतिक राशियों का प्रभाव कर लेते हैं। तो आप देखिए कठोरता का प्रभाव, कठोरता का प्रभाव, यानी कि कठोरता का प्रभाव कैसे होता है ध्वनि की चाल पर, यानी कोई पदार्थ कठोर है तो ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे बढ़ेगी, कैसे घटने वाली है, ऐसा भी पूछा जा सकता है आपसे। तो आप कह सकते हो जो पदार्थ जितना अधिक कठोर है, जिसकी कठोरता अधिक है, हाँ जी, उसमें स्पीड ऑफ साउंड क्या होगी, उसमें ध्वनि चाल भी अधिक होती है, उसमें ध्वनि चाल क्या होती है, अधिक होती है। या फिर आप कह दो जिनमें कठोरता कम होती है, जिनमें कठोरता कम होती है उनमें क्या होता है, ध्वनि चाल भी कम होती है। एग्जाम्पल लेकर आओ एक बार, क्या हो सकता है कठोरता। अरे देखा ना आपने ठोस, द्रव्य, एक गैस, इन सब का बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है ठोस, द्रव्य और गैस। ठोस क्या होते हैं, कठोर होते हैं, कठोर होते हैं तो क्या देखा आपने, कठोर अधिक है तो ध्वनि की चाल भी क्या होगी, ज़्यादा है। गैसें कठोर नहीं होती, बहुत ही सॉफ्ट होती है, नरम होती है, तो आप क्या कह सकते हो, ध्वनि की चाल भी इनमें क्या होती है, कम होती है। तो आपने लिखा है ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, उसमें आपने फर्स्ट लिखा है कठोरता का प्रभाव, यानी कि कठोरता किस प्रकार से प्रभावित करती है। आपने लिखा है जो पदार्थ जितना अधिक कठोर होगा उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक होगी, और जो जितना कम कठोर उसमें ध्वनि की चाल उतनी ही कम होती है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम
सेकंड नंबर पे तापमान का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। हाँ जी, तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं हम नेक्स्ट। जैसे ही तापमान बढ़ता है तो क्या होता है, अच्छा इसको अपन लिंक करके देखते हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे से। पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि ध्वनि की चाल बढ़ती कैसे है, या फिर ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है। ध्वनि उत्पन्न होती है कणों में कंपन करने से, ठीक है। आप इसको क्या कर रहे हो, इस प्रकार से गर्म कर रहे हो, हीट दे रहे हो, ठीक है। ये क्या है, इसके अंदर वाटर, ठीक। ध्वनि उत्पन्न कैसे होती है, कणों के कंपन करने से उत्पन्न होती है, ठीक है। अब जैसे ही आप एक पानी का पात्र है, उस जिसमें पानी है, आप उसको गर्म कर रहे हो तो आपको पता है पानी उबलने लग जाता है, ठीक है। पानी उबलने लग जाता है यानी कि उसके कण क्या होते हैं, उसके पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और वाइब्रेट पहले से ज़्यादा करते हैं। तो आपको पता है जैसे ही आपने तापमान बढ़ाया है, तापमान बढ़ाया यानी कि आपको उष्मा दे रहे हो, उसको आप गर्म कर रहे हो, एक तरीके से आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, इसका अर्थ आप ऐसा भी कह सकते हो, ठीक है। आपने उसको गर्म किया यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया, यानी कि हीट का ट्रांसपोर्टेशन किया है। पानी था पहले क्या था, कण गति नहीं कर रहे थे, ठीक है, कण ज़्यादा कंपन नहीं कर रहे थे। अब जैसे गर्म किया है वो कंपन करने लग जाते हैं। आपने देखा ना, पानी उबलने लग जाता है, और पानी उबलता है तो क्या है, आवाज़ भी उसमें से आती है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया तो वाइब्रेशन ज़्यादा हुआ, और आपको तो पता ही है वाइब्रेशन से ही तो क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। तो आप ऐसा कह सकते हो कि जब टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो साउंड ऑफ स्पीड भी क्या है, ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। क्लियर है, आप ऐसा कह सकते हो कि जब तापमान बढ़ाया जाता है तो ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब तापमान कितना बढ़ाया जाए, 1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, बढ़ाया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होती है, 0.61 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल बढ़ती है। इंपॉर्टेंट डेटा है ये, लिखना आप जरूर। तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की चाल बढ़ती है। 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर ध्वनि की जो स्पीड है वो 0.61 मीटर पर सेकंड बढ़ती है। ये एवरेज काउंट कर रहे हो आप वायु के अंदर, ठीक है। जैसे कि वायु में आप इतना बढ़ाओगे तो आप ऐसा होता है, ठीक है। वायु में अगर आप इतना टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो ध्वनि की चाल क्या होती है, इतनी बढ़ जाती है, ठीक है। और जैसे ही आप पृथ्वी की सतह से ऊपर जाते हो तो तापमान क्या होता है, कम होता जाता है। जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं सतह से, पृथ्वी सतह से, ठीक है, सतह से ऊपर जाने पर क्या होता है, ऊपर तापमान में कमी होती है, तापमान में कमी होती है। और जो समुद्री इलाके होते हैं वहाँ पे आपने देखा होगा गर्मी ज़्यादा पड़ती है। जैसे कि भारत की बात करें, पश्चिम भारत है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा पड़ती है, सर्दी नहीं होती है, क्योंकि वो समुद्री इलाके हैं। और समुद्री इलाकों में क्या होती है, वहाँ पे तापमान ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या कह सकते हो आप, ध्वनि की स्पीड भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो जो समुद्री तल होते हैं उनके निकट क्या होता है, तापमान अधिक होता है, कह सकते हैं ऐसा। समुद्री सतह या फिर बोल दो इलाके होते हैं उनमें क्या होता है, तापमान अधिक होता है। क्लियर रहेगा सबके, ठीक है। तो ये तो है ध्वनि की चाल पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है। उससे पहले आपने देखा था कठोरता का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी क्रम में आगे और पढ़ेंगे हम। नेक्स्ट पढ़ते हैं दाब का प्रभाव, प्रेशर। साफ कर देते हैं इसको। इफेक्ट ऑफ प्रेशर। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। दाब होता है क्या, सब लोग जानते हो, ठीक है। मैंने आपको भौतिक राशि में बहुत अच्छे से पढ़ाया है। द्रव में दाब पढ़ा था, वायुमंडलीय दाब भी अपन ने पीछे पढ़ा है। तो दाब होता क्या, सब लोग जानते हो। प्रेशर क्या होता है, ठीक है जी। दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, अगर टेम्परेचर समान हो, ठीक है, समान तापमान पर, ठीक है, समान तापमान पर, ठीक है, कंडीशन रहेगी आपकी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हो, समान तापमान आपकी ये कंडीशन रहेगी। समान तापमान पर
गैसों में, समान तापमान पर गैसों में ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देखिए दाब का प्रभाव क्या होता है, समान तापमान है, गैसों में ध्वनि की चाल आपको देखनी है, तो क्या कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर टेम्परेचर इक्वल है, टेम्परेचर में चेंज होगा तो क्या है, इसमें भी चेंज हो सकता है ध्वनि की चाल में, और टेम्परेचर में चेंज होगा तो ध्वनि की चाल में भी कैसा चेंज होगा वो आप सब लोग जानते ही हो। देखो अगर टेम्परेचर इक्वल है तो ध्वनि की चाल में दाब का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपको पता ही है 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हो डिग्री की चाल कितनी बढ़ती है, 0.61 मीटर पर सेकंड। तो ये तो हम जस्ट अभी पहले ही पढ़ चुके हैं कि तापमान का क्या रोल होता है। अगर टेम्परेचर इक्वल है तो प्रेशर का भी क्या कोई रोल नहीं होता है, टेम्परेचर चेंज होगा तो ये चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि इनका क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये जो दाब का प्रभाव था वो लिख लीजिए, ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है लिख लीजिए। हाँ जी, चलते हैं आगे। थर्ड हो गया, नेक्स्ट और पढ़ लेते हैं एक 4th नंबर पे, घनत्व का प्रभाव, डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं कि घनत्व होता क्या है। घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये हो गया आपके घनत्व का फॉर्मूला। अब हम देखते हैं इसका क्या प्रभाव पड़ता है। मान लीजिए एक ये इस प्रकार का बर्तन है, बर्तन में क्या है, पानी डाला गया है, ये है उसके अंदर पानी डाला गया है, आप उसको क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, आप इसको क्या दे रहे हो, हीट कर रहे हो। पहले वाला डायग्राम वापस बना लेते हैं, ये क्या हो गया, इसका वाटर है, इतना इसके अंदर पानी डाला गया है। हाँ जी, समझते हैं। जैसे घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है पहले तो देखते हैं। उससे पहले आपने लास्ट लाइन में अभी थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा था कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होता है, ध्वनि की चाल बढ़ती है या घटती है। टेम्परेचर बढ़ाने पर स्पीड बढ़ती है या घटती है, बताइए। ध्वनि की चाल बढ़ती है, पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले हमने। ठीक है जी, टेम्परेचर बढ़ाने की ध्वनि की चाल बढ़ती है। ये इस लाइन को तो अपन ने पहले ही लिख लिया है क्योंकि ये काम में आने वाली है यहाँ पर। हाँ जी, एक और काम करते हैं। जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया है तो बताइए, जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कि अगर पानी को ज़्यादा ही गर्म कर दिया जाए तो वो क्या उबलने लग जाता है और सतह से नीचे भी गिरने लग जाता है। ठीक है, चाय बनाते हो तो चाय बनाते टाइम आपने देखा होगा कि जैसे चाय ज़्यादा गर्म हो जाती है, उबलने लग जाती है तो वो नीचे गिर जाती है, दूध नीचे गिर जाता है, यानी कि उसका आयतन बड़ा है। आयतन ही तो बड़ा है उसके अंदर। अगर आपसे बात की जाए आयतन होता क्या है, तो जैसे आपका ये रूम है, इस रूम के अंदर जितना आप मैटर भर सकते हो, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, आयतन। तो इसके अंदर हम जितना मैटर भर सकते हैं वो इसका आयतन हो जाएगा। अब जैसे इसको गर्म किया जाता है यानी कि टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो आयतन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर चाय नीचे गिर रही है, दूध नीचे गिर रहा है, पानी नीचे गिर रहा है, तो आप ऐसा कह सकते हो कि उनका आयतन बढ़ा है। तो हम कहेंगे तापमान बढ़ाने से क्या होता है, आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम में इंक्रीज होता है। क्लियर रहेगा इतना सा। ठीक है जी, वॉल्यूम में इंक्रीज हुआ है, ठीक है, वॉल्यूम बढ़ा है यानी कि आयतन बढ़ा। आयतन बढ़ा है तो डेंसिटी बढ़ेगी या घटेगी, घनत्व। आपको पता है जब बटे की संख्या बढ़ती है तो ये वाली संख्या क्या है, घटती है। तो आप कहोगे घनत्व क्या होगा, घटेगा। घनत्व क्या होगा, घटेगा। देखो टेम्परेचर पर आयतन और घनत्व का क्या प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर बढ़ेगा, आयतन घटेगा, आयतन भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, घनत्व घटेगा। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए टेम्परेचर को, अब हम थोड़ा सा कर देते हैं साइड में। ठीक है, अपना क्या था, मेन तो ये था घनत्व का ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये थी यहाँ से स्पीड, वो ऐसे कैसे यहाँ पे लिख लेते हैं, ध्वनि चाल। ठीक है, ध्वनि की चाल बढ़ने पर, ठीक है, सेम केस था ना, टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, टेम्परेचर ज़्यादा, यानी कि ये तीनों कंडीशन तो सेम है।
जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो स्पीड ऑफ साउंड क्या थी, ज़्यादा थी, इंक्रीज हुआ था, और जब टेम्परेचर ज़्यादा था तो डेंसिटी क्या हुई थी, कम हुई थी। तो आप क्या कहोगे, ध्वनि की चाल घटती है, ठीक है, ध्वनि की चाल बढ़ती है, कब बढ़ती है, जब घनत्व कम होता है। इस लाइन को एक बार फिर से लिखते हैं, हाँ जी। अब मैं इसको थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, घनत्व घटने से क्या होता है, ध्वनि चाल बढ़ती है, ठीक है, ध्वनि घटने से ध्वनि की चाल बढ़ती है। अब अगर आपको बोल दिया जाए यदि घनत्व बढ़ेगा तो ध्वनि की चाल क्या होगी, ध्वनि की चाल घटेगी, एक दूसरे के अपोजिट होता है। अगर किसी की डेंसिटी बढ़ रही है, किसी की डेंसिटी घट रही है, या फिर कोई हाई डेंसिटी का आपके पास सब्सटेंस है, कोई लो डेंसिटी का आपके पास सब्सटेंस है, ठीक है, जैसे कि दोनों ही लिक्विड है, घनत्व ज़्यादा होता है, पारा नामक एक सब्सटेंस है, एलिमेंट है आप कह सकते हो, और घनत्व जैसे कि हम ले लेते हैं जल, ठीक है। अगर बात की जाए पारा और जल में ध्वनि की चाल किस में ज़्यादा होती है, ठीक है, किस में ज़्यादा होती है, तो हम देखते हैं कि घनत्व किसका ज़्यादा है, पानी है और पारा है, दो एक आपको लिक्विड दिए गए हैं, जल एवं पारा में ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, या तो आप याद कर लो या फिर इस चीज़ को लिंक कर लो। आपको पता है पारा का घनत्व क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जहाँ पे घनत्व ज़्यादा होता है वहाँ पे ध्वनि की चाल क्या होती है, कम होती है। तो आप कह सकते हो जल में क्या होती है, ध्वनि की चाल पारा की तुलना में अधिक होती है। क्लियर यहाँ तक, चलें आगे। लो जी, नोट कर लो एक बार, इसको फिर साफ करते हैं। हाँ जी, ये जो पढ़ रहे हो वो इंपॉर्टेंट है, कई बार यहाँ से एग्जाम में पूछा जाता है, अलग अलग एग्जाम में, कोई एक एग्जाम आप नहीं ले सकते कि कौन से एग्जाम में पूछा गया है, सारे जहाँ पर भी जनरल साइंस आती है मोस्टली पूछा ही जाता है टेम्परेचर के बारे में, डेंसिटी के बारे में, वॉल्यूम के बारे में, साउंड होता है उसकी स्पीड कैसे चेंज होती है, किस किस पर डिपेंड करती है, ठीक है। नेक्स्ट 5 नंबर का एक और पढ़ेंगे जो है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, ठीक है, इफेक्ट ऑफ ह्यूमिडिटी, आर्द्रता का प्रभाव। आर्द्रता कह दो या नमी कह दो, एक तरीके से ह्यूमिड कह दो, आप नमी कहोगे तो। आर्द्रता का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, ये आर्द्रता होती क्या है। कई बार अपने को ऐसा लगता है वायुमंडल में पानी की छोटी छोटी बूंदें हैं, या फिर पसीना जल्दी आ जाता है आपके हाथ पर। गर्मियों में क्या होता है, हाथ पर छोटी छोटी पानी की बूंदें इकट्ठी हो जाती है गर्मियों के दिनों मोस्टली, तो वो ऐसा होता है आर्द्रता की वजह से। और मोस्टली आपका जो पश्चिम भारत है वहाँ पर आर्द्रता, नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि वो समुद्री इलाका है, वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक है। जैसे कि आपका उत्तरी भारत है, उत्तरी भारत में आपको पता है सर्दी होती है, दक्षिणी भारत में गर्मी होती है, क्योंकि वो समुद्री इलाका है दक्षिणी भारत में, और वो गर्मी होती है। तो आप ऐसा कह सकते हो वहाँ के वायुमंडल कैसा है, आर्द्र है, वहाँ के वायुमंडल में नमी होती है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जब आर्द्रता ज़्यादा होती है, जब आर्द्रता ज़्यादा होती है तो ध्वनि की चाल भी क्या होती है, ध्वनि की चाल अधिक होती है, अधिक होती है। एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं, ठीक है, बारिश के दिनों में, ठीक है, बारिश के दिनों में अब एक तो जो मेंढक के टरटराहट की आवाज़ आती है वो भी बहुत तेज सुनाई देती है, ठीक है। मेंढक की आवाज़ कैसी सुनाई देती है, तेज, मेंढक के टरटराहट की आवाज़, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, मेंढक के टरटराहट की आवाज़ का तेज सुनाई देना, का तेज सुनाई देना, वो यहाँ पे एक तरीके से आप एग्जाम्पल कह सकते हो, इसका भी एग्जाम्पल बनता है, सिमिलर है एक दूसरे से, ठीक है। बारिश के दिनों में मेंढक की आवाज़ का तेज सुनाई देना, बारिश के दिन, ठीक है। या फिर बोलते तो कोई ट्रेन वगैरह भी होती है, ठीक है, ट्रेन की भी क्या होती है, जो हॉर्न होता है वो आपको लाउड सुनाई देता है, ठीक है। कैसा सुनाई देता है, लाउड सुनाई देता है, लाउडनेस ज़्यादा होती है। तो आपको इसी के कारण होता है कि आर्द्रता होती है, आर्द्रता में क्या होती है, ध्वनि की चाल होती है, यानी कि वायु तो है ही है, वायु में पानी भी ऐड है, ठीक है।
ठोस द्रव गैस एक बार लिख लेते हैं, ठोस द्रव और गैस। सबसे ज़्यादा ध्वनि की चाल इसमें होती है, फिर इसमें कम, फिर सबसे इसमें कम होती है। इसमें सबसे कम होती है, जबकि इसमें तो द्रव और ऐड है, यानी कि थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, नॉर्मल की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा होगी क्योंकि द्रव और ऐड होता है। इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो आप कहोगे आर्द्रता होती है तो ध्वनि की चाल क्या होती है, ज़्यादा होती है साधारण वायु की तुलना में। ठीक है, लिख लो इस चीज को। आर्द्रता बढ़ने पर या वायुमंडल में आर्द्रता अधिक होने पर ध्वनि की चाल भी अधिक होती है। एग्जाम्पल है आपके सामने, उसको भी लिखिए। हाँ जी, लिखा सबने? ठीक है जी, साफ करते हैं। तो ये तो थे ध्वनि को प्रभावित करने वाले कारक तत्व। ठीक है, आप इनको भौतिक राशियां कह दो अपने अकॉर्डिंग, या फिर कारक तो है ही है। ठीक है, ध्वनि की चाल को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है जी, तो आज की क्लास में आपने पढ़ा है ध्वनि होती क्या है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है, वो कितने पार्ट में डिवाइड की गई, वो किस अकॉर्डिंग डिवाइड की गई है, आप ऐसा भी कह सकते हो। और ध्वनि की चाल है वो कितनी होती है, किस में ज़्यादा होती है, उसको प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ध्वनि की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। तो ठीक है जी, धन्यवाद। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इतना ही, बाकी का पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।